लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो एक युवा सांसद हैं और जिन्होंने समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़कर जीत हासिल की है। पुष्पेंद्र सरोज जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला प्रश्न, आप एक हिंदी बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी आपने अपना ओथ अंग्रेजी में लिया, इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर लाने के लिए। मैं हिंदी बेल्ट से ज़रूर आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और मैंने ओथ अपना जो डिसीजन था वो मेरा खुद का था इंग्लिश में लेने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लोगों को वो दिखाना बहुत ज़रूरी था कि हाँ, पूरे चुनाव में हमने उनसे हिंदी में बात की और हिंदी में रहे, लेकिन और हिंदी में उनकी बात उठाएंगे भी पार्लियामेंट में, लेकिन जो ओथ थी वो पर्टिकुलरली इंग्लिश में लेनी थी, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलती हैं और हम दोनों ही भाषा में अपने हक का काम, उनका काम, उनके बात रख सकते हैं। आपने ये कहा कि आप राजनीति तो ज्वाइन करना चाहते थे, पॉलिटिक्स वाज ऑन योर माइंड, पर इतनी जल्दी हो जाएगा ये आपने कभी नहीं सोचा था। तो क्या वो सपने अधूरे रहे आपके? और सबसे यंगेस्ट एमपी होने का महत्व या कंट्रीब्यूशन कितना रहा? देखिए, मेरे कोई सपने अधूरे मेरे को लगता है कि नहीं रहे, और जो मेरे को ज़िंदगी में करना था, जिस समय पे करना था, सब हो गया। और मेरा इतने जल्दी पॉलिटिक्स में आना, यंगेस्ट एमपी बनना, ये सब मेरा इस पॉलिटिकल एरिना में कूदना इतना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से 10 साल में हमने देखा है कि किस तरीके से देश का माहौल हो गया था, और वो अच्छा माहौल नहीं है। वो पॉलिटिक्स में क्या है, एक नॉर्मल सेंस में भी नहीं होना चाहिए। किसी वर्ग को किसी वर्ग से नफरत करवाना या फिर डिवाइड, बांटना लोगों को। और हमने पूरे चुनाव में भी देखा, जैसे जैसे फेज़ बीतते चले गए, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उनकी भाषा शैली रही, मुजरा से लेकर के मंगलसूत्र तक, और हम एक एक युवा सोच के आते हैं, और हमारे साथ जितने भी युवा हैं, ये उनके लिए अच्छा प्रतीक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली ऐसी हो। हमको प्रोग्रेसिव आगे कैसे बढ़ा सके अपने देश को, और अपने लोगों के लिए कैसे काम कर सकें, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी आना पड़ा पॉलिटिक्स में। मुजरा, मंगलसूत्र और संविधान, इन तीनों का कितना योगदान रहा इस इलेक्शन में और आपकी जीत में? देखिए, मुजरा और मंगलसूत्र जब शुरू हुआ तो लोगों को अच्छा नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि मुजरा और मंगलसूत्र से जो प्रधानमंत्री जी डिवाइड और बांटना चाह रहे थे लोगों को, और सीधे सीधे मैं कहूँ तो हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाह रहे थे, जैसे पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है। तो लोग बहुत सालों से वही चीज़ देखते आ रहे हैं, वही सेम स्क्रिप्ट, और वो सेम स्क्रिप्ट बार बार चलती नहीं है। और अब की बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी का जो स्तर रह गया था, महंगाई का जो स्तर है, वो बहुत ज़्यादा है। तो लोग चाहते थे कि हमारी बात, अब आप आएंगे फिर से, तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे, आप किसानों के लिए क्या करेंगे, आप महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे। ना कि वो हमने अभी बजट में देखा, और उस समय की बात करूं मैं इलेक्शंस की, तो जो स्पीच में उन्होंने फिर से वो चीज़ शुरू कर दिया। और फिर जब संविधान तक बात आई, तो संविधान तक तो फिर खास करके हमारे वर्ग के जो लोग आते हैं, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उन्होंने वो अपने ऊपर ले लिया कि संविधान बदलने की बात कोई नहीं कर सकता इस देश में, संविधान से ही उनका हक है और संविधान से उनकी मान सम्मान है। तो उन्होंने ये संविधान की चीज़ बहुत ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ी। बुलडोजर पॉलिटिक्स का आपके स्टेट में उसका कितना इम्पैक्ट था? और संविधान का इशू भारी पड़ा बीजेपी पे या और भी बहुत सारे मुद्दे थे? मुझे लगता है सारे मुद्दों को मिल मिला के ही वोट पड़े हैं उनके खिलाफ, जितने भी वोट पड़े हैं। संविधान उसका बहुत बड़ा उसका योगदान है, संविधान का जो मुद्दा रहा है, क्योंकि संविधान बदलने से पहले की बात से पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन जब से इन्होंने संविधान बदलने की बात की, और हमने उसके लिए लड़ाई भी लड़ी, हमारे लीडर अखिलेश यादव जी ने लड़ी, राहुल गांधी जी ने लड़ी, हम सब ने मिल करके अब उस हक को बचाने की लड़ाई लड़ी। और बुलडोज़र पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो हमने देखा है, उसका एक जीता जाता उदाहरण यह है कि जिस तरीके से अयोध्या ये आ रहे हैं, वो बेसिक प्योरली बुलडोज़र पॉलिटिक्स की वजह से आ रहे हैं।
अयोध्या में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा थी शायद लोकल लोगों की, और बुलडोज़र पॉलिटिक्स और जगह में था जी कि यहाँ पे ज़्यादा था? नहीं, मुझे लगता है अयोध्या में ज़्यादा तक था। या अयोध्या और लखनऊ ऐसी मेन जगह हैं जहाँ पे हमने देखा कि लोगों तक बुलडोज़र चलाया गया, लोगों के घरों तक। और जगह सरकार के विरुद्ध जो बोले या फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बोले या सरकार से जो मिल मिला के ना रह पाए, उनके घरों पे चलता था। लेकिन नॉर्मल पब्लिक में जो हमने देखा लखनऊ में और अयोध्या में खास करके, तो वो ज़्यादा बुलडोज़र पॉलिटिक्स उन छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ज़्यादा रेजोनेट की है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात करूँ तो हमारी तरफ भी बहुत कम हुआ, लेकिन ऐसी जगह बुलडोज़र चलाए गए, हमारे लोगों पे चलाए गए जिस तरीके से, और पिछड़े वर्ग के लोगों पे खास करके चलाए गए। हमारे लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन पे चलाए गए। वो बुलडोज़र पॉलिटिक्स कभी किसी को भाती नहीं है, ना वो चलती है। तो लोकल लेवल पे इसका बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो संविधान और बुलडोज़र मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा, और जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड और वॉशिंग मशीन ये थोड़ा कम। ये बताइए, आपने अपने फादर की सीट पर आप लड़े हैं, तो इन वन सेंस आपने अपने फादर की सीट ली और उन्होंने शायद सैक्रिफाइस किया, तो उसके बारे में बताइए कैसा हुआ ये? नहीं, मैंने अपने फादर की सीट ली नहीं और ना उन्होंने सैक्रिफाइस किया। बस ये है कि वो शायद चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। फिर जिस तरीके से संजोग बनता चला गया, हमारा पेपर वर्क आता चला गया और हम आगे बढ़ के हमने खुद बोला कि हम लड़ना चाहते हैं, अपने लोगों की आवाज़ आगे उठाना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में कभी ना कभी आना था तो अभी आ जाते हैं। तो उसी वजह से हम आगे बढ़ते चले गए, हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए और आशीर्वाद देते चले गए, और आज उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत हम यहाँ पे हैं। तो फादर ने सैक्रिफाइस किया आपके लिए? नहीं, सैक्रिफाइस उन्होंने नहीं किया। सैक्रिफाइस किया होता तो फिर ये होता कि वो लड़ रहे थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, और या फिर उनकी कोई विधानसभा की जो सीट है उस पे मैं लड़ता और विधानसभा में जाता, तो मैं मान सकता हूँ कि सैक्रिफाइस किया। ये डिसीजन पहले से ही ले लिया गया था, तब टिकट मिला भी नहीं था, इसलिए सीधा टिकट हमको ही मिला और हमने ही चुनाव लड़ा। और जब आप चुनाव लड़ रहे थे, और क्योंकि आप 2 बार सिटिंग एमपी जो है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, आपको कभी ऐसा लगा कि आप हारेंगे, या आप नर्वस हुए, या आपको स्लीपलेस नाइट्स हुई? ये घबराहट तो सब में होती है जब वो पहली बार पॉलिटिक्स में जाते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। हम तो खैर फिर भी बहुत छोटे हैं, नए हैं इसमें। तो जब हमने लोगों से मिलना शुरू किया, फिर भाषण देना शुरू किया और गांव-गांव घूमने लगे और अपना मुद्दे और अपनी आवाज़ रखने लग गए, तो फिर थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, थोड़ी घबराहट थी कि, और जब बड़ा भाषण देना था तो उससे रात से पहले प्रिपेयर करना, या फिर कि कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये सब हमेशा रहता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो हम चलते चले गए और फिर वो नर्वसनेस ख़त्म हो गई, वो घबराहट ख़त्म हो गई, और बस अब ये है कि जब आप नए सिरे में जाते हैं, जब आप पार्लियामेंट में भी पहली बार बोलते हैं, हर पहली चीज़ में घबराहट होती है, फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसा ही है। आपने ये भी कहा, या जब आपके फादर विनोद सोनकर जी जिनके खिलाफ आप लड़े और जीते, उन्होंने आपके फादर को 2 बार हराया, और बहुत लोगों ने कहा कि आपकी जीत एक मीठा बदला है। आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा लोग बोलते हैं, और बदला तो बदला है, बदला पूरा हो गया है। लेकिन उन्होंने एक बार हराया है, थोड़ा करेक्शन, 2019 में पिछला इलेक्शन, और वो 10 साल तक रहे। लेकिन अब की बार जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों पे व्यवहार किया, और हमको जैसी जैसी बातें पता चलती थी, हालांकि हमने मुलाकात करने का कभी मौका नहीं मिला उनसे, लेकिन लोग बताते हैं कि उनकी बात ना सुनना, उल्टा उनको गालियां देना, और उनके वीडियोस भी रिलीज़ हुए थे पूरे इलेक्शंस में। तो एक लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर बनने के बाद आप अपने लोगों से अपना स्वभाव नहीं चेंज कर सकते। जैसा आप इलेक्शन से पहले हैं वैसे ही आपको इलेक्शंस के बाद रहना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि कोई भी पद या कोई भी कद, आपका स्वभाव आपके लिए साथ जो खड़े हैं, मर मिटे हैं आपके साथ, उनके टूवर्ड्स तो चेंज नहीं होना चाहिए। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था जो उनकी हार का पूरा वो बना। लेकिन
हम अपने लोगों के बीच मुद्दे लेके गए, मुद्दों की बात की, और अभी भी हम मुद्दे लेकर ही पार्लियामेंट में आए। तो आपको लगता है कि आपने एक मीठा बदला लिया? मीठा बदला तो हो गया। हो गया। हम्म। जहाँ तक नेताओं को मिलने की बात जो आपने कही, आप अपने इलेक्शन के बाद एक कंट्रोवर्शियल मसल मैन रघुराज प्रताप सिंह से मिले। उसके बारे में काफ़ी प्रतिक्रिया है और काफ़ी एक नेगेटिव रिएक्शन है, और जो आपका स्लोगन है हेल्दी पॉलिटिक्स का, उसके ये मुलाकात उसके विपरीत जाती है। तो एक, उनको उनका कितना योगदान रहा आपकी विक्ट्री में, उनकी कितनी मदद मिली, और उस हेल्दी पॉलिटिक्स को जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसके बारे में बताइए। देखिए, जब हम इलेक्शंस में जा रहे थे तो बहुत कम दिन बचे थे जब उन्होंने अपने लोगों से बोला कि हम अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, अब आपको जिसको वोट करना है तो आप वोट कर लीजिए। तो बहुत कम समय में हम उनके लोगों को जितना रीच कर पाए, हम गए उनके बीच, अपने मुद्दे रखे, अपनी बातें रखी, अपना विजन रखा, और बहुत बड़े वर्ग ने हमको सपोर्ट किया। उनकी एक अलग पार्टी है, उनके अपने वोटर्स हैं जो उन पे बहुत बिलीव करते हैं, बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, तो अभी भी उनकी वो अलग पार्टी है। लेकिन हमने किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक, मैं कहूँ कि एक इलेक्शन में जब हम थे, और सिर्फ हम अकेले नहीं गए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर गए थे, उनके लोगों से नहीं बल्कि उनसे डायरेक्ट मुलाकात किए थे, उनसे वोट मांगने के लिए गए थे, उनका सपोर्ट मांगने के लिए गए थे। हमने खैर उनके लोगों से मुलाकात की और उनके लोगों से अपना मुद्दा रखा, और उनके लोगों ने जो फ्री थे, वो चाहते तो बीजेपी में वोट कर सकते थे और समाजवादी में भी, जो डायरेक्ट फाइट चल रही थी, उन्होंने बहुत बड़े सेक्शन में हमको वोट करने का काम किया, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे से उनके साथ तालमेल रखने की बात आप करेंगे? आगे देखिए, उनकी अभी खुद की पार्टी है। 2027 में वो अपनी पार्टी का चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसी तैयारी रहेगी, वो मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। अगले लोकसभा चुनाव में कैसी रहेगी वो भी नहीं जानता हूँ। उनकी खुद की पार्टी है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट लड़े भी हैं, अब उनकी पार्टी है, तो वो कैसे अपने पार्टी से कैंडिडेट लड़वाएंगे। तालमेल, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा तालमेल है, क्योंकि हमारे पार्टी के बीच में कोई गठजोड़ है नहीं, कोई कोलिशन है नहीं। व्यक्तिगत रूप में जितनी मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई, उनसे कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली, और उन्होंने जिस तरीके से, उनका स्वभाव है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और हम दोनों के बीच तो चीज़ें अच्छी हैं। तो उनको मिलते रहेंगे आप? मुझे नहीं लगता, वो बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, वो शायद कम ही मिले, बट जब भी मौका मिलेगा तो हमारा मुलाकात तो होगी। और आखिर में पूछूं आपसे, आप बीजेपी के साथ, बीजेपी सरकार के साथ सहयोग करने के बारे में बोल चुके हैं, और आपके जो लीडर हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो है नितिन गडकरी। आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड है कि नहीं है? नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड नहीं है। जो मुझसे ये सवाल पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी के अलावा किसको देखते हैं, और तब मैंने बोला था कि नितिन गडकरी जी, जिनको मुझे लगता है कि भारत में बहुत से लोग पसंद करते हैं, और ऑपोजिशन में मैंने देखा है पार्लियामेंट में भी कि ऑपोजिशन के नेता उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो नितिन गडकरी जी का जो डिसिप्लिन, कमिटमेंट रहा है और काम करने का तरीका रहा है, वो कभी भी राजनीति, और जिस तरीके से राजनीति बीजेपी करती है डिवाइड की, बांटने की, वो राजनीति अपने मंत्रालय में नहीं लाने देते हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने बोला था कि वो अच्छे लीडर हैं, और उनके साथ काम करने का मौका मिले, मैंने इसलिए कहा था कि अगर मैं उनसे मिलने जाऊं, अपने लोगों की बात रखूं और अपने लोगों का काम निकालने के लिए उनसे कुछ मदद मांगूं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो खड़े उतरेंगे उस चीज़ पे जो मैं मानता हूँ। तो इस संदर्भ में मैंने बोला था कि सरकार के साथ हमको काम करना है, क्योंकि हम पार्लियामेंट में हैं सब लोग, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने लोगों का उत्थान कैसे कर सकें, अपने लोगों की बात कैसे रख सकें, और अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ा सकें। तो हम पक्ष और विपक्ष में तो हैं ही हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, तो हमको उस लक्ष्य को लेकर के चलना पड़ेगा। पुष्पेंद्र सरोज, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।